दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट IQ में। इस वीडियो में आज हम लोग SSC GD 2024 एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट आपके SSC GD 2024 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। सभी प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट के आपके एग्ज़ाम और सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। दोस्तों, भारतीय पुरातन ग्रंथ अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा, इन तीनों ग्रंथों में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा काल को इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। हड़प्पा काल का धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। धौलावीरा गुजरात में कच्छ प्रदेश के उत्तरी विभाग खडीर में स्थित एक ऐतिहासिक स्थान है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष सुरकोटदा में मिला। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित है, जहां से घोड़े की अस्थियां तथा एक अनोखी कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम वेद कौन सा है। दोस्तों, प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दोस्तों, त्रिपिटक बौद्धों से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया था। इन्हें त्रिपिटक कहते हैं। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये त्रिपिटक हैं। अगला प्रश्न है, कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध, यहाँ क्या हुआ था। गौतम बुद्ध, कुशीनगर गौतम बुद्ध के लिए क्यों प्रसिद्ध है। दोस्तों, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। गौतम बुद्ध की यहाँ पे मृत्यु हुई थी, यानी गौतम बुद्ध यहाँ मर गए थे, इसलिए कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मालविकाग्नि मित्रम पुस्तक किसने लिखी। दोस्तों, मालविकाग्नि मित्रम पुस्तक कालिदास ने लिखी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। कालिदास की और भी पुस्तकें हैं, जैसे रघुवंश, मेघदूत, कुमार संभव। अगला प्रश्न है, मालविकाग्नि मित्रम पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, ये प्रश्न रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी चरक। दोस्तों, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान चरक आयुर्वेद का विद्वान था। इसके अलावा सुश्रुत, धन्वंतरी और नागार्जुन भी आयुर्वेद सलाहकार और शल्य चिकित्सक के रूप में कार्यरत थे। अगला प्रश्न है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इसको याद रखेंगे। इसने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था 711 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके मध्य लड़ा गया। दोस्तों, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। 1556 में अकबर और हेमू के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अकबर विजयी रहा। ये युद्ध पानीपत में हुआ था। अकबर और राणा प्रताप के मध्य एक युद्ध हुआ था 1576 में। ठीक है, इसको हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं। 1566 में भारमल के साथ युद्ध हुआ था अकबर का। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया। दोस्तों, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया। अभी ये प्रश्न ऊपर आया था। अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। पानीपत के और 2 प्रसिद्ध युद्ध हैं। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था। ये पहला युद्ध था पानीपत का।
दूसरा युद्ध ये जो है 1556 में हुआ, ये यहाँ दूसरे युद्ध की बात हो रही है 1556। और एक तीसरा युद्ध हुआ था पानीपत का 1761 में, ये याद रखेंगे। तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई अंग्रेज़ों और के बीच लड़ी गई। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्लासी की लड़ाई अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच लड़ी गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मीर जाफ़र के धोखे की वजह से नवाब हार गया, रॉबर्ट क्लाइव की विजय हुई। अगला प्रश्न है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया है। दोस्तों, भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बॉम्बे। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। ठीक है, ये भी याद रखेंगे कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, स्वामी दयानंद सरस्वती में। किस सन में हुई, 1875 में। किस शहर में हुई, मुंबई में। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। दोस्तों, ये प्रश्न रिपीट हुआ है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है। दोस्तों, ओणम केरल राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है। ये केरल का एक प्रमुख त्यौहार है, राष्ट्रीय पर्व भी है। ये सितंबर माह के 10 दिनों के लिए राजा महाबली के स्वागत में हर साल केरल में एक मात्र वामन मंदिर से शुरू किया जाता है। अगला प्रश्न है, घूमर लोक नृत्य है। दोस्तों, घूमर लोक नृत्य राजस्थान का है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। दोस्तों, 5 भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। नंबर 1 है उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, रोहतांग दर्रा भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इसकी समुद्र तल से लगभग ऊंचाई है 3978 मीटर। रोहतांग दर्रे की ऊंचाई 3978 मीटर है। ये हिमाचल प्रदेश की कुल्लू, लाहुल, स्पीति घाटियों को जोड़ता है। जबकि उत्तराखंड में रूपिन दर्रा है। यहाँ कौन सा है, रूपिन। जम्मू कश्मीर में लामचा दर्रा है। सिक्किम में जलेलपा दर्रा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा पठार भारत की खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। छोटा नागपुर का पठार भारत के दिल के देश के रूप में जाना जाता है। छोटा नागपुर पठार को भारत का खनिज हृदय प्रदेश कहा जाता है। ये लोहा, कोयला, बॉक्साइट, तांबा, माइका आदि खनिजों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। दोस्तों, छोटा नागपुर क्षेत्र झारखंड के अलावा झारखंड के सीमावर्ती राज्यों उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार में विस्तारित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है। दोस्तों, माही नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी याद रखेंगे। कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। ठीक है, ये कर्क रेखा को 2 बार माही नदी काटती है, इसको याद कर लेंगे। इसके अलावा तापी या ताप्ती, साबरमती और नर्मदा नदियां खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। साबरमती, तापी ये नदियां खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। माही नदी खंबात की खाड़ी में नहीं गिरती है। कोयना नदी पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती है। आगे जाकर ये कृष्णा नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है। मणिपुर में
लोकटक झील स्थित है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित पूर्वोत्तर भारत की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है। इस झील में जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। चारों ओर से छोटी छोटी नदियां अपना पानी लोकटक में गिराती हैं, जिसकी वजह से इसकी गहराई तथा साबरमती नदियां इसमें अपना मुहाना बनाती हैं। ये झील मणिपुर में खूंगा नदी के पास स्थित है। लोकटक झील विश्व में तैरती झील के नाम से भी विख्यात है। याद रखेंगे, तैरती झील, विश्व की तैरती झील कौन है? लोकटक झील है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मिट्टी पाई जाती है? दोस्तों, काली मृदा गुजरात में पाई जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। काली मृदा को रेगुर भी कहते हैं। आयरन व मैग्नीशियम की वजह से इसका रंग काला होता है। अगला प्रश्न है, इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ये केरल राज्य के इडुक्की जिले के पश्चिमी घाट में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 97 वर्ग किलोमीटर है। सिर्फ 97 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान का पूरा खर्चा यूनेस्को की विश्व विरासत समिति के रूप में विचाराधीन है। अगला प्रश्न है, इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये प्रश्न फिर रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। लाल ग्रह को, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा है? दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है। 21 जून को स्थिति को हम कर्क संक्रांति कहते हैं, क्योंकि इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इसी कारण 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। ये याद रखेंगे। ठीक है, इसी कारण 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे ज़्यादा पाई जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा हो जाता है। अगला प्रश्न है, माउंट किलिमंजारो में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। माउंट किलिमंजारो में निष्क्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? निष्क्रिय ज्वालामुखी है माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तंजानिया में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ये एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, भारतीय संविधान में संघवाद कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसको याद रखेंगे। भारतीय संविधान के बहुत से प्रावधान अनेक देशों से लिए गए हैं। यूएसए से भारतीय संविधान में मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, संसदीय विशेषाधिकार हैं। कनाडा से संघात्मक विशेषताएं, राज्यपाल की नियुक्ति, विधायन प्रक्रिया, संघ और राज्य के बीच की शक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत रिपीटेड प्रश्न है। इसको याद कर लेंगे। समाजवाद का सिद्धांत संशोधन जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। संविधान में इस शब्द समाजवाद का तात्पर्य है लोकतांत्रिक साधनों से समाज के समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति करना। इसे संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976, ये भी याद रखेंगे, की धारा 2 के प्रस्तावना में शामिल किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है और स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में काम करने योग्य बनाने के लिए ये अनुच्छेद बहुत ही आवश्यक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन प्रक्रिया से है। ठीक है, ये याद कर लेंगे। संविधान संशोधन 368 के तहत किया जाता है। वित्त आयोग का गठन 280 संविधान अनुच्छेद 280 के तहत है। निर्वाचन आयोग 324, ये निर्वाचन आयोग है 324। और आपातकालीन प्रावधान का उपबंध 352 से 360 है। ठीक है, 352 से 360। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है? दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव का उल्लेख हुआ है। ठीक है। राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 324 में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक ही है, जो पहले हो। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ये अनुच्छेद 21A में इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 21 राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए विधि द्वारा अवधारित करें उपबंध करेगा। अनुच्छेद 29 और 30 क्या है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। 29 में क्या है? किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को केवल भाषा, जाति, धर्म तथा संस्कृति के आधार पर किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। 30 है, अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 19, इसमें 6 तरह की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 प्रदान करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से 35 है। इसमें संशोधन हो सकता है। राष्ट्रीय आपात के दौरान जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। ठीक है। तो अनुच्छेद 14 जो है वो इसके समानता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का, इसमें जो है अस्पृश्यता का अंत है। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसमें दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा है? दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कृषि क्षेत्र है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, क्योंकि कृषि पर देश की 60% से अधिक आबादी निर्भर है। कई उद्योग कृषि पर निर्भर हैं, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा विकसित की गई। दोस्तों, सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा भूटान द्वारा विकसित की गई। सकल घरेलू प्रसन्नता 2008 में भूटान के संविधान में सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को शामिल किया गया। 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। ये याद रखेंगे। जो भारत की राष्ट्रीय आय की आय का आकलन करती है उस संस्था का नाम है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला प्रश्न, इसका जो है वो मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये भी याद कर लेंगे, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए के नोट का निर्गमन भारत सरकार द्वारा किया जाता है, जिस पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपए के नोटों एवं सिक्कों को छोड़कर अन्य सभी नोटों को जारी करता है। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति के रूप में डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जानते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, जिसे दुग्ध क्रांति भी कहते हैं। दुग्ध कृषि या डेयरी उद्योग या दुग्ध उद्योग से सब कृषि में आते हैं। 13 जनवरी 1970 को डॉक्टर वर्गीस कुरियन द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। ये 3 चरणों में भारत में चलाई गई थी। एम एस स्वामीनाथन, इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नई कृषि नीति भारत में 1967-68 में लागू की गई थी, जिसमें फसल उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई, जिससे अधिक उपज वाले बीजों को बोया गया था। बलवंत राय मेहता, ये पंचायती राज व्यवस्था में मजबूती लाने के लिए इस समिति ने 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति की सिफारिशों को 1 अप्रैल 58 को लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? दोस्तों, आवृत्ति मापने की इकाई का नाम हर्ट्ज है।
ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कोई कण किसी माध्यम में 1 सेकंड में जितनी बार कंपन करता है उसे आवृत्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट पैमाना समान होता है, उसको कितने फ़ारेनहाइट पे समान होता है? सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं, जिस पे वो पैमाना कौन सा है? वो तापमान है -40 डिग्री। -40 डिग्री पर ऐसा एक ताप है जो डिग्री सेंटीग्रेड तथा डिग्री फ़ारेनहाइट में समान रहता है। अगला प्रश्न है, परिवर्तक ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों, ट्रांसफार्मर या परिमाणात्मक मित्र एक वैद्युत मशीन है, ठीक है। ये पारस्परिक प्रेरण पर काम करता है, जिसके चलने या घूमने वाला अवयव नहीं होता है। विद्युत उपकरणों में संभवतः ट्रांसफार्मर सर्वाधिक व्यापक रूप से प्रयुक्त विद्युत अप्लायंस है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कमरे के तापक्रम पर कौन सी अधातु तरल अवस्था में पाई जाती है? दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन गहरे लाल रंग का गाढ़ा द्रव है जो लाल रंग की वाष्प देता है। इसकी खोज 1825 में बेलार्ड ने की थी। गर्म करने पर यह अत्यंत तीक्ष्ण दुर्गंध देता है। इस गंध की वजह से इसका नाम ब्रोमीन दिया गया है। ये कमरे के तापक्रम पर ब्रोमीन अधातु तरल अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है? दहन के लिए ऑक्सीजन गैस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। किसी जलने वाले पदार्थ के वायु या ऑक्सीकरण द्वारा जल जाने की क्रिया को दहन या जलना कहते हैं। दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसके लिए ऑक्सीजन गैस ज़रूरी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस आमतौर पर कोयले की खानों में विस्फोट का कारण बनती है? कौन सी गैस कोयले की खानों में विस्फोट का कारण बनती है? इसको याद रखेंगे। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, मीथेन। मीथेन गैस कोयले की खदानों में विस्फोट का कारण बनती है। मीथेन गैस ज्वलनशील गैस है जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके विस्फोटक रूप धारण कर लेती है। कोयले की खदान जीवाश्म के संग्रहण से हुई है, इसी से मीथेन का निर्माण होता है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड गैस को लॉफिंग गैस कहते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड ये तरल गैस है, गैस प्रसंस्करण में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है, ये निम्नलिखित में से किसका वहन करती है? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। दोस्तों, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है, ये ऑक्सीजन का वहन करता है। रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन फेफड़ों या गिलों से शरीर के शेष भाग को ऑक्सीजन का परिवहन करता है, जहां पर कोशिकाओं के प्रयोग के लिए ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है। अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए जड़, बी फल, सी तना, डी बीज। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी तना। पौधे के तने से हल्दी प्राप्त की जाती है। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा प्रकंद होता है। हल्दी का पौधा एक प्रकंदीय बहुवर्षीय शाकीय पौधा है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है? दोस्तों, पेड़ की उम्र का पता वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से, ठीक है। अगर किसी पेड़ की उम्र का पता लगाना हो तो उसके वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से पौधे की आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर की जाती है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।